लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। कल के सेशन में बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो भी हम लोग अपनी पोजीशंस को ट्रेड करने वाले हैं, सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके वन बाई वन हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ को किया जा सकता है कल के सेशन में, सारे एस्पेक्ट लगभग लगभग हम लोग सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से लेवल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इंट्राडे प्राइस एक्शन और प्रीवियस रेंज पे एक नज़र रखनी है। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर आकर एक रेंज को मार्क कीजिए। वही सर, रेंज 7 अक्टूबर से जो लगातार चली आ रही रेंज में कोई भी चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपकी पूरी एक रेंज है जिसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। ठीक है, ये एक पैरेलल रेंज बन रहा है। पैरेलल रेंज का मतलब समझते हैं, इस जगह सप्लाई डिमांड हायर है और इस समय सप्लाई हायर है। अब एक बात समझिए, ये जितने ट्रेडिंग नंबर ऑफ सेशंस है ना, इनका एक एवरेज प्राइस होगा। इनका जितने नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशंस है, हालांकि ये बायर का एवरेज प्राइस है और ये सेलर का एवरेज प्राइस है। मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे यहाँ से अगर आप टॉप से देखें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल आपको दिखती हैं 29। तो यहाँ पर आप जाइए मूविंग एवरेज में, ठीक है, और सबसे पहले लगाइए मूविंग एवरेज। बहुत ध्यान से समझिए कैसे ट्रेड करना है, आगे के सेशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टोटल कैंडल्स 29, ठीक है, क्लोज बेसिस पे। ये आपका, ये कौन सा एवरेज हुआ, ये सेलर का एवरेज है। सेलर के औसत के ऊपर रिसेंटली हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो यहाँ से जिन लोगों ने सप्लाई की शुरुआत की 54,400 से, उनके एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम, कई लोग बोलते हैं जब मैं ये सेशन करता हूँ, ये सेलर और बायर का एवरेज का, ये आप लोगों का बहुत मेजर डाउट है कि बायर और सेलर का एवरेज जब एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बदल जाएगा। अरे सर, क्यों बदल जाएगा एवरेज? वो बायर और सेलर का एवरेज है, वो नंबर ऑफ कैंडल्स चेंज हो सकती है, बायर सेलर का एवरेज नहीं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, मार्क कीजिए ज़रा, देखिए ये चीज़ें, आप लोग इतना छोटी छोटी चीज़ में परेशान रहते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये एवरेज लाइन है, मार्क कर दी। जो प्राइस आ रहा है 730 के आसपास, 51,700 के आसपास सेलर का एवरेज प्राइस आ रहा है। अब आप आवरली टाइम फ्रेम पे चले जाइए या कोई भी आप 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाइए, बहुत अच्छे से काम करता है। देखिए यहाँ पे आइए, अभी तो आप 70 लास्ट 75 कैंडल का एवरेज है। ये मत सोचिएगा कि यही सही एवरेज है, नहीं। अब यहाँ पे आपको टॉप से दोबारा कैंडल्स को रीड करना होगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितनी है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल आपको दिखेगी 141, बस यही आपके लिए ज़रूरी था। जो आप 29 का लेंथ यूज़ कर रहे थे ना, इसी को 75 मिनट के टाइम फ्रेम में कितना करना होगा। अरे सर, डेली के उतने कैंडल बने, ठीक है। अब ये देखिए वही रेंज आ गया 750 के आसपास। कोई अलग रेंज है क्या? नहीं, प्राइस कभी चेंज नहीं होता सर। और अब आप देखिए इस 75 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखिए एक मूविंग एवरेज जो होता है ना, मूविंग एवरेज, एक मूविंग एवरेज औसत जो मूव कर रहा है, वो अपने आप में एक फ्लक्चुएशन सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ये लगातार मूव होता रहेगा, लगातार चेंज होता रहेगा, और वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर कोई प्राइस हायर डायरेक्शन जा रहा है तो मूविंग एवरेज कर्व करते हुए हायर डायरेक्शन में मुड़ेगा, और प्राइस जब भी उसके पास आएगा तो डिमांड उठ, जब भी मूविंग एवरेज से दूर प्राइस ट्रेड करता है ना, तो एवरेज औसत अपनी तरफ खींचता है सर उस भाव को, ठीक है। ये बात समझिए, जब भी कोई प्राइस अपने एवरेज प्राइस से बहुत दूर ट्रेड कर रहा हो तो उससे लॉन्ग करने से बचिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब प्राइस नियर बाई एवरेज आ रहा हो और एक फर्स्ट ट्रेंड के बाद आ रहा हो तो जरूर लॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब इसी तरीके से एक प्राइस लगातार डाउनफॉल में था, ऐसे गिरते आ रहा था, गिरते हुए प्राइस ने पहला रेजिस्टेंस लिया। अब एवरेज क्या करेगा, अपनी कर्विंग को धीमा करेगा, ठीक है। और कर्विंग को धीमा करने में क्या होगा, पहला रेजिस्टेंस, अब प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये किसका एवरेज है, ये 20 का या 50 का औसत नहीं है, ये लास्ट सेलर जिन्होंने यहाँ से बिकवाली की शुरुआत की ना, उनका औसत भाव है ये क्या, 51,750। और पिछले इतने सारे ट्रेडिंग सेशन में ये रेंज 52,100 से लेकर 51,700 के बीच में रही है। 52,100 से लेकर यही 400 पॉइंट की रेंज में बायर सेलर का एवरेज रहा है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। अब प्राइस क्या है, एक एवरेज सेलर के एवरेज प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको टेस्ट करने जाएंगे, वो क्या करेगा, पुल बैक करेगा। दोबारा टेस्ट करने जाएंगे, फिर पुल बैक करेगा। अब इस तीसरी बार में हमने इसको ब्रेक किया, लेकिन ये इंपैक्ट हाई ब्रेक नहीं कर पाए, मार्किंग कीजिए, ठीक है। रजिस्टेंस को ब्रेक करने का जब मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ, वहाँ भी मैं आपको ये सिखाता ही हूँ, ठीक है। लगातार इन चीज़ों को मैं आपको सिखाया करता हूँ
क्या कि प्राइस जब भी किसी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में सिंपल प्रोसेस है। पहली बार जाते हुए किसी अनटच्ड रेंज को आप ब्रेक नहीं करते। वही सिंपल मूविंग एवरेज के साथ है कि प्राइस अगर औसत भाव के नीचे ट्रेड कर रहा है तो डायरेक्टली किसी एवरेज को ब्रेक नहीं करेगा। वो वहां पर औसत भाव के पास जो सप्लाई है, उस सप्लाई के सामने उतना डिमांड चाहिए ही चाहिए, उतनी खरीदारी तो चाहिए ही चाहिए। जब तक उतनी बाइंग नहीं आ जाती तब तक नहीं। तो कैसे होगा ये सर? ये इसी तरीके से हो सकता है कि एक बार उनकी सप्लाई को ट्रिगर कीजिए, दूसरी बार ट्रिगर कीजिए, तीसरी बार ट्रिगर कीजिए, और ट्रिगर करने में एक बात का बेहतर ध्यान रखिए, क्या कि लास्ट स्विंग लो ब्रेक ना हो रहा हो, आखिरी खरीदारी का भाव ना काटा जा रहा हो, आखिरी खरीदारी का भाव ना काटा जा रहा। ठीक है, तो इससे समझ आता है कि अब हम पहली बार सेलर के प्राइस के अबव क्लोज करके गए थे कल के सेशन में। आज उस सेलर के एवरेज प्राइस के पास कॉन्सिक्यूटिव 3 कैंडल्स, कॉन्सिक्यूटिव 3 कैंडल्स, और तीनों कैंडल्स क्लोज अबव क्लोज हैं। क्लोज अबव क्लोज का मतलब है अगर पहले 75 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग 52,100 है तो दूसरी क्लोजिंग 52,150, तीसरी क्लोजिंग 52,200। जब एक छोटे डिफरेंस में क्लोज अबव क्लोज होता है ना, तो ट्रेडर्स को दिखता नहीं है, आंखों से नहीं दिखता। जैसे यहाँ पर इन 3 कैंडल्स की बात की जाए तो इस कैंडल का क्लोजिंग क्या है, ये सी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। बहुत रफली एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे। इस कैंडल का क्लोजिंग 51,867, इस कैंडल का क्लोजिंग 51,958, इस कैंडल 948, बिल्कुल नियर अबाउट क्लोजिंग करके जा रहा है प्राइस। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है सर? ये ध्यान रखना है कि प्राइस अब अगर दोबारा इस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड किया तो इस एवरेज के ऊपर क्लोजिंग का ये पहला ट्रैपिंग यहाँ पे था, अब ये दूसरा ट्रैपिंग होगा। तो दूसरा ट्रैपिंग रेयर नहीं होता है, जल्दी कोई फर्स्ट टाइम ट्रैप होता है, सेकंड टाइम का कोई ट्रैप नहीं होता है, वो एक एग्जीक्यूशन होता है, खरीदारी का टाइम टू एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं, अब बहुत ध्यान से समझिए। अगर प्राइस कल के सेशन में इस मूविंग एवरेज 51,750 या आज के डेलो कुछ भी आप मान लीजिए इनके नीचे की क्लोजिंग करता है, ठीक है, तो हम प्राइस में तब एक्सट्रीम बियरिश होंगे जब प्राइस ये सारे लो ब्रेक करके क्लोज करेगा, और एक क्लोज करने के बाद उसको वैलिडेट भी करेगा कि एक रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई और उस रेड कैंडल की क्लोजिंग के बाद प्राइस रिटेस्ट करने जाए और फिर उस कैंडल के लो ब्रेक करे। जब इस तरीके का सेंटीमेंट दिखेगा ना, तब आप पोजिशनल एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे, वो भी इस लो के बाद जो कि है 50-51 के पास का लो, इसके नीचे की क्लोजिंग। जब तक इस प्राइस के 51,000 के नीचे की हमको क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है, तब तक अभी ये 51,000 का प्राइस और हायर डायरेक्शन आप मान लीजिए 51, 52, 500, 52,800 का एक सिंपल एक ही रेंज है। ठीक है, यहाँ से एक सप्लाई और आपको ट्रिगर होती हुई दिखती है। अगर प्राइस यहाँ जाता है तो यहाँ से फिर सप्लाई लेकर प्राइस रिटेस्ट करने आएगा, फिर निकल कर जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली इसको ब्रेक नहीं करेंगे, एक रिट्रेसमेंट यहाँ से मिलता ही मिलता है। अगर उस रिट्रेसमेंट से प्राइस बहुत एग्रेसिव जाकर ये लो ब्रेक कर दिया तो वहाँ से जब तक इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर रहे तब तक हम लोग बिल्कुल क्लैरिटी से नहीं कह सकते अप ट्रेंड में। जब तक हम इस लो के नीचे क्लोज नहीं कर रहे बिल्कुल क्लैरिटी से नहीं कह सकते डाउन ट्रेंड में। अभी हमारे जितने ट्रेड प्लान हैं इस रेंज के अंदर हैं, बस हम वेटेज को ट्रेड करेंगे कि रिसेंट वेटेज क्या, रिसेंट ट्रेंड का वेटेज क्या, उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, और हमारा कोई इसके पीछे वो उद्देश्य नहीं कि हम ट्रेंड को डिसाइड कर। अभी तो न्यूट्रल बिहेवियर है सर प्राइस में, आप ये तय कर ही नहीं सकते कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। हमको बस अपने लेवल्स की मार्किंग बेहतर करनी है कि क्या हमारे ट्रेड प्लान होने चाहिए। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, एक वेटेज के साथ आना जाना चाहिए। और यहाँ से अब एक बायर का एवरेज को भी हम लोग देख लेते हैं। ये लास्ट कैंडल, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ से 112 बनी है। ठीक है, यहाँ पे आइए, मूविंग एवरेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक एवरेज लगाइए जिसकी विजिबिलिटी या स्टाइल चेंज करके कोई दूसरा कलर लेकर आ जाइए और 112 का लेंथ रख दीजिए 112। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बायर्स एवरेज क्या है 51,546। अब कल के लिए आपके ट्रेड प्लान तैयार हो गए। सबसे पहली बात कि प्राइस एक सेलर एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हमारे लिए वेटेज हायर डायरेक्शन ज़्यादा है। उस हायर डायरेक्शन के मोमेंटम में आज का लास्ट सेलिंग प्राइस जो क्लोजिंग के पहले रहा वो ये 52,100। तो कल के सेशन में एक बात बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिएगा कि अगर ये प्राइस 52,100 के ऊपर इंट्राडे में यहीं पर कंसोलिडेट करता रहे और 51,550 के लेवल को ब्रेक ना करे, इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बता के लेकर गया हूँ। ठीक है, 51,550 को ब्रेक ना करे तो 52,100 के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा ना
तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी सप्लायर रेंज नहीं है। 51,100 से 51,350 का पहला मोमेंटम आपको मिलेगा, और फिर ये हाई ब्रेक होने के बाद दूसरा मोमेंटम, ऐसे डायरेक्टली नहीं। पहला मोमेंटम ये 250-300 पॉइंट का होगा, उसी को कैप्चर करना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर प्राइस कल इस सेलर रेंज को ब्रेक करे, इस सेलर एवरेज को 51,750, अब पहले घंटे की कैंडल बनेगा तो ये 142 का होगा, 113 का एवरेज होगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ते जाएंगे 75 मिनट के टाइम फ्रेम के, वैसे वैसे उतना ये चेंज होता जाएगा एवरेज का लेंथ। यहाँ पे देखिए, अब ये जब लो ब्रेक होंगे तो आपको यहाँ शॉर्ट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट करके क्या होगा ना, यहाँ पे सिर्फ इतना टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और एक अच्छा प्राइस क्या करता है सर, मैं आपको बताऊं, एक अच्छा बायर और सेलर का आइडेंटिफिकेशन यही है कि ये अगर सेलिंग करते हुए प्राइस इस तरीके से आया, कई लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जब तक बेसिक से चीज़ें मैं आपको नहीं सिखाऊंगा कैसे समझेंगे सर आप। ये एक सेलिंग का प्राइस है और प्राइस गिरते हुए नीचे आया, अब प्राइस ने एक बॉटम लगा के इसके ऊपर लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये बायर का एवरेज प्राइस है, ठीक है। अब प्राइस एक बार सेलर के एवरेज के ऊपर जाएगा ना, तो उसके ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, और बायर के एवरेज प्राइस को ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर जाकर इसके ऊपर क्लोज करेगा। ये समझ लीजिए, अब प्राइस के लौटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रह गई। वही मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा, इससे पहले ये जो मैं आपको टर्म बता रहा हूँ ये हो चुका है कि प्राइस ने एक सेलर के एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी, क्लोजिंग के बाद दोबारा प्राइस उस रेंज के नीचे आया, अब फिर जाकर इस हाई के ऊपर क्लोज किया। बस इस हाई के अबव की क्लोजिंग नहीं मिल पाई, इस वजह से पैनिक है। इसीलिए हम लोगों ने दूसरी पॉसिबिलिटी सोच कर रखी है कि प्राइस अगर 51,000 के ब्रेकडाउन करेगा तो एक्सट्रीम शॉर्ट है, या फिर प्राइस इस रेंज के नीचे एक कैंडल क्लोज करे, क्या 51,500 के नीचे, ठीक है। और 51,500 पर कल आपको इंट्राडे में हाईएस्ट पुट राइटिंग दिखे तो समझ लीजिएगा कि प्राइस सिर्फ ट्रैप करने आया है। और अगर 51,500 की रेंज पर आपको हाईएस्ट कॉल राइटिंग दिखे और प्राइस 51,500 की रेंज को ब्रेक करे और रिटेस्ट करने के बाद अगर वो लो ब्रेक कर दे, तो समझिएगा ये सारे जो निचले स्तर हैं ये सारे ब्रेक डाउन होंगे, सब के सब, ठीक है, ये सारे ब्रेक डाउन होंगे। बस कॉल राइटर्स की संख्या लगातार इंक्रीज फॉर्मेशन में होनी चाहिए। प्राइस ब्रेकडाउन करने के बाद एक बॉडी साइज कैंडल की क्लोज चाहिए जिसमें लोअर विक का पार्ट ना हो, और फिर प्राइस एक 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिटेस्ट करने जाएगा, फिर ब्रेकडाउन करेगा। सिंपल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूं जो आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। दूसरी बात, प्राइस अगर इंट्राडे में यही कॉस्ट के पास की ओपनिंग करे और फिर जाकर ये 51,200 और ये जो रेंज हम लोगों ने मार्क करके रखी थी सर, दोबारा मार्क कर देता हूं, 52,100 प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करे, कॉस्ट के पास की ओपनिंग हो और फिर 52,100 को ब्रेक करे, तो पहला टारगेट ये, प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद स्विंग लो से डिमांड उठाए, एक कैंडल यहाँ पे फिर इसको हाई ब्रेक करे, तो दूसरा टारगेट आपके लिए ये, ठीक है। बैंक निफ्टी के ट्रेड प्लान सिंपल है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख के अगर आप ट्रेड करेंगे, जैसे आज और कल के सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो बहुत नैरो रेंज को हम ट्रेड कर रहे हैं। पहले घंटे में तो आज मोमेंटम था भी, उसके बाद नहीं था, कल पूरे दिन कोई मोमेंटम नहीं था, बहुत नैरो रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। ये कंसोलिडेशन का बिहेवियर कब बन रहा है, जब प्राइस में एक बड़ी वॉलेटिलिटी रह चुकी है, ठीक है। तो प्राइस अगर विक्स हायर डायरेक्शन मोमेंटम करे, बड़ी तेजी से इंक्रीज करे, 1% से 2%, 2% से 3%, 3% से 4%, 4 से 5%, ऐसे इंक्रीज फॉर्मेशन में होना चाहिए, गैप अप नहीं करना चाहिए विक्स, ठीक है। और फिर प्राइस ये ब्रेक डाउन करे, गैप अप करे, फिर ये लो ब्रेक करे, लो ब्रेक करने के बाद उसका ब्रेक डाउन करे, तो शॉर्ट करने की तरफ देखेंगे, ठीक है। और विक्स अगर 3 से 4% गैप अप करती है, जैसे आज के सेशन में किया, विक्स ने गैप अप किया और गैप अप के बाद 3-4% ऊपर ट्रेड करते हुआ विक्स क्या करे, धीरे धीरे 4% का विक्स 2% रह जाए, फिर 1% रह जाए और प्राइस लगातार डाउन ट्रेंड में गिर रहा हो, तो समझिएगा शॉर्ट करने से बचना है। कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए, कोई स्विंग हाई ब्रेक होने दीजिए, लॉन्ग कीजिए, मार्केट में फियर कम होगा तो हायर डायरेक्शन मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से जो ट्रेडर अपने ट्रेड प्लान करेंगे उनको कभी कोई गलती की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। कल के सेशन के लिए बायर और सेलर का एवरेज और ये सारी चीज़ें हम लोग ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्यों प्लान कर रहे हैं बताइए, इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्यों कर रहे हैं। कोई स्विंग हाई और स्विंग लो मार करे फिर उसको ट्रेड कर लें, क्योंकि हमको पता है कि हम एक बड़ी रेंज को ट्रेड कर रहे हैं और इस बड़ी रेंज में हम सिर्फ छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। जब प्राइस इस रेंज को किसी एक और ब्रेक कर देगा और अच्छी क्लैरिटी मिल जाए कि ट्रेंड किस साइड है, तब हम ट्रेड करेंगे। एक
बड़े टाइम फ्रेम के न्यूट्रल बिहेवियर के अंदर छोटे छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरियाज पे हमको मार्किंग करके बैठना होता है। तो इंट्राडे में हमारे टारगेट क्या होंगे, 150 से 250, मैक्सिमम 300 पॉइंट मिलता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं मिलता है। मिल गया तो आपके हाथ कुछ लग गया है सर धोखे से, नहीं तो होता नहीं है ऐसा। इस रेंज के अंदर जब भी आपको टारगेट मिलेगा ना 200, 250, 300 पॉइंट मैक्स है। और जब प्राइस इस रेंज से निकल जाएगा तब आप 600, 700, 800 पॉइंट के टारगेट हिट करते हैं। ठीक है, तो अभी जिस रेंज को हम ट्रेड करें बहुत चॉपी रेंज है। तो अगर प्राइस यहाँ पे नीचे आए, फिर इसको ऊपर की तरफ जाए और विक्स डिक्लाइन हो, दोबारा प्राइस किसी स्विंग हाई को लॉन्ग करेंगे सर। विक्स इंक्रीज हो लगातार, प्राइस गैप अप करे, गैप अप करने के बाद ये लो ब्रेक कर दे, रिटेस्ट के बाद वो लो ब्रेक करे और विक्स राइजिंग हो, शॉर्ट करेंगे सर उस टाइम पे, बिल्कुल क्लियर है। और प्राइस अगर इसी रेंज को ट्रेड करता रह जाए, किसी स्विंग हाई और स्विंग लो के 52,100 के ऊपर भी ना निकले और 51,500 के नीचे भी ना निकले, तो ये 600 पॉइंट का जो रेंज है वो आपके लिए नो ट्रेडिंग रेंज, वो सेलर रेंज है, पूरी तरीके से सप्लायर का रेंज है। ठीक है, डाउन साइड नेगेटिविटी के लिए मैंने आपको बताया बायर का एवरेज प्राइस ब्रेक होना चाहिए। समराइज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। बायर का एवरेज प्राइस ब्रेक होना चाहिए जो कि 51,550 के पास है, 51,500 का राउंड फिगर मानिए। और वहाँ पे कॉल राइटर्स जब अपनी पोजीशंस लगातार बढ़ा रहे होंगे और पुट राइटर्स लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे होंगे, विक्स हायर डायरेक्शन में ट्रेंडिंग होगा, तो रिटेस्ट के बाद पहली घंटे की कैंडल का वैलिडेशन जब हो जाएगा ब्रेकडाउन, तब आप शॉर्ट करेंगे। एक ट्रेड प्लान। दूसरा, 52,100 के ऊपर प्राइस कॉस्ट के आसपास ओपन हो और 52,100 ब्रेक करे, तो पहला टारगेट ये। रिट्रेसमेंट के बाद फिर प्राइस अगर दोबारा इसको ब्रेक करे तो दूसरा टारगेट इस गैप फिलिंग तक रखा जाएगा। ठीक है, जो कि 52,850 के आसपास की रेंज है। सिंपल ट्रेड प्लान के साथ लगभग हम लोगों ने सारी कंडीशंस को डिस्कस कर लिया है और जो जो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऐप के लिंक पे क्लिक करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहाँ से डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हैं, क्लासेस में भी आ सकते हैं। ठीक है, और अगर टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।